साल 2015 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑपरेटेड यूएस नेवी की आरवी थॉमस जी थॉमसन रिसर्च शिप पैसिफिक ओशन में अपनी रूटीन स्टडी कर रही थी कि तभी यूएस वेस्ट कोस्ट से करीब 80 किलोमीटर दूर उन्हें अचानक से खराब वेदर का एक सिग्नल मिलता है और उन्हें मजबूरन शिप को वहीं पर हॉल्ट करना पड़ गया। अब उस हॉल्ट के दौरान शिप के सोनार यानी कि साउंड डिटेक्टर्स ने ओशन के बेड पर कुछ बबल्स को डिटेक्ट किया। शुरुआत में उन्हें यह लगा कि ये साधारण से मीथेन के बबल्स होंगे, जिनका यूजुअली इस रीजन में समुद्र के बेड से लीक होते रहना काफी आम बात है। अगर आप जानते होंगे, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, कई सारे ओशन सबमर्सिबल्स जो किसी सबमरीन की तरह पानी के अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हैं, वो भी पूरे यूएस वेस्ट कोस्ट के अक्रॉस ऐसे मीथेन बबल्स को डिटेक्ट करते रहते हैं। इट इज एक्सट्रीमली कॉमन। लेकिन फिर भी जस्ट टू बी श्योर, आरवी थॉमसन के क्रू ने उन बबल्स को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की एंड दे वर शॉक्ड, क्योंकि इन बबल्स में सिर्फ मीथेन्स नहीं बल्कि ऐसे कई मिनरल्स थे जो मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं और जिनका वहां पर समुद्र के बीच में मिलना नामुमकिन सा था। तो फिर आ गया यहां पर एक बड़ा सवाल कि आखिर इन कंपोनेंट्स का एग्जैक्ट सोर्स क्या है। बस इसी की जांच करने के लिए शिप पर सवाल ओशियानोग्राफी एक्सपर्ट ब्रेंडन फिलिप ने अपनी टीम की मदद से अपने रोपॉस रोबोट को सी बेड के ओर भेजा एंड व्हाट दे सॉ was completely weird. Actually में उस रोबोट ने सी बेड पर नॉर्मल सी क्यूकम्बर्स, क्रैब, स्नेल, सॉफ्ट कोरल्स के साथ साथ कुछ बहुत ही विचित्र जीव देखे। रॉकफिश, ईल पाउट, हैगफिश, सी एनेमोन्स, ऐसे कई सारे एक्वेटिक क्रीचर्स जो ज्यादातर ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, यानी कि ऐसे पानी में जहां पर फ्रेश वाटर और सी वाटर मिक्स होते हैं और इसीलिए वहां का खारापन समुद्र के मुकाबले थोड़ा बेरेबल होता है। अब इस अनोखे ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्टों के सामने फिर से एक नया सवाल खड़ा हो गया। ओशन वाटर में ब्रैकिश वाटर के जीव आखिर कैसे पनप सकते हैं? क्योंकि ऐसे ब्रैकिश वाटर के रीजन्स मोस्टली वहां पर होते हैं जहां पर कोई नदी समुद्र में आकर मिलती है, ना कि किनारे से 80 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच कहीं पर। और इसीलिए रिसर्चर्स ने फिर थोड़ी और छानबीन की और फाइनली उन्हें अपने सवाल का जवाब मिला। पानी की सतह से 11 किलोमीटर नीचे जब उनके रोबोट ने डिटेक्ट किया कि पैसिफिक ओशन में नीचे सीबेड पर मल्टीपल होल्स है और उनमें से फ्रेश वाटर किसी फायर होस की तरह तेजी से बाहर आ रहा है और इस वजह से उस एरिया का तापमान आसपास के ओशन वाटर से 9 डिग्री सेल्सियस गर्म भी था। अब क्योंकि ये फिनोमेनन हॉट स्प्रिंग से काफी मिलता जुलता है, इसीलिए शिप पर सवार रिसर्चर्स ने बिना कोई फर्दर रिसर्च किए किनारे पर वापस लौट आ गए। बट यू नो व्हाट, दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग। 2015 से लेकर 2023 तक बाकी के रिसर्चर्स ने जब इस पर लगातार रिसर्चेस किए, तब मल्टीपल सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद, उन्हें स्टडी करने के बाद और उनके डेटा को कंप्यूटर सिमुलेशन में डालने के बाद यह कंक्लूजन निकल कर आया कि यूएस वेस्ट कोस्ट से 80 किलोमीटर दूर मौजूद वो जगह कोई साधारण हॉट स्प्रिंग नहीं है। इंस्टेड रिसर्चर्स का यह मानना था कि इस फिनोमेनन को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वैसा ही भयानक मंजर पैदा कर सकता था जो आज से 300 साल पहले 26 जनवरी 1700 में पैसिफिक ओशन में आए एक अर्थक्वेक ने किया था। दरअसल फ्रेंड्स, शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, बट 26 जनवरी 1700 को कनाडा के वैंकूवर आइलैंड पर अब तक का वन ऑफ द डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया था। यह अर्थक्वेक, आपने इसके बारे में सुना नहीं होगा, 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जिसने इतनी बड़ी सुनामी पैदा की कि उन दिनों वैंकूवर आइलैंड के पेचीना बे रीजन में बसा हर एक घर और उस घर में रहने वाला हर एक इंसान उस सुनामी में बह गया था। व्हाट्स मोर, जब इस सुनामी का खारा पानी यूएस के ओरेगन और वॉशिंगटन स्टेट्स के घोस्ट फॉरेस्ट तक पहुंचा तो वहां के सभी पेड़ पौधे पलक झपकाते ही खत्म हो गए और आज भी सिर्फ उनके स्टेम्स ही वहां पर खड़े के खड़े हैं। बट ये तो हुई सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात। साल 1700 का जो अर्थक्वेक आया था ना, उसका इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि उसने नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के साथ साथ उस आइलैंड से 7340 किलोमीटर दूर स्थित जापान को भी नहीं छोड़ा, किलिंग एटलीस्ट 20,000 पीपल इन द कैटास्ट्रोफी। इस 7000 किलोमीटर दूर हुए एक अर्थक्वेक की वजह से जापान को भी 40 मीटर ऊंची सुनामी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पल भर में ही करीब 20,000 लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन उस वक्त वहां पर किसी को भी उस सुनामी का कॉज नहीं पता था और इसीलिए इस सुनामी को नाम दे दिया गया द ऑर्फन सुनामी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो पैसिफिक ओशन में लीकेजेस हो रहे हैं, साइंटिस्टों का यह कहना है कि उसी के वजह से और ऐसे ऑर्फन सुनामीज फिर से आ सकते हैं
और इसीलिए उसका नाम दिया गया है पाइथियाज ओएसिस। बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से पाइथिया डेल्फी की एक प्रीस्टेस थी जो कि एक ट्रांस स्टेट में जाकर भविष्यवाणी किया करती थी। लेकिन रिसेंटली जब इस पर रिसर्चेस हुए तब ये बात सामने आई कि वो सपोजिटली जिस जगह पर बैठकर भविष्यवाणियां करती थी वहां मौजूद रॉक्स के क्रैक से इथेन, मीथेन और एथिलीन गैसेस रिलीज होते थे। नाउ ये गैसेस एक तरह से एनेस्थीसिया की तरह काम करते हैं। सो ग्रीक माइथोलॉजी का मानना था कि इट वाज दिस जो पाइथिया को एक सॉर्ट ऑफ ट्रांस स्टेट में भेज रहे थे और इसीलिए इसका नाम पड़ गया पाइथियाज ओएसिस। खैर व्हाटएवर मे बी द केस, इन्हीं क्रैक से निकलते खतरनाक गैसेस की तरह, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पैसिफिक ओशन के पाइथियाज ओएसिस से निकलता पानी खतरनाक अर्थक्वेक्स क्रिएट कर सकता है। अब इन ओशन लीक्स और अर्थक्वेक के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है, इसे समझने के लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं और इसे एक सिंपल एनिमेशन की मदद से समझते हैं। सो इस मैप में ये जो पूरा एरिया है वो है पैसिफिक ओशियनिक प्लेट और ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट। इन दोनों के बीच में आपको एक छोटी सी जगह दिखाई दे रही होगी, ये है एक माइक्रो प्लेट कॉल्ड जुआन डी फूका प्लेट, जो एक तरह की ओशियनिक प्लेट ही है। तो बेसिकली होता क्या है कि जुआन डे फूका और पैसिफिक ओशियनिक प्लेट डाइवर्जिंग प्लेट्स है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसकी वजह से जुआन डे फूका प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से कोलाइड होकर सबडक्ट होती है, मतलब उसके नीचे धंसने लगती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में सबडक्शन जोन कहते हैं। इस रीजन में ये जो सबडक्शन जोन है उसका नाम है कैस्केडिया सबडक्शन जोन और इस पूरे सबडक्शन जोन को कहते हैं मेगा थ्रस्ट एरिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि एज पर रिसर्चर्स ये एरिया मेगा अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, सुनामी और भी कई सारे जियोलॉजिकल डिजास्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो बेसिकली सबडक्शन जोन में होता क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो अपर मैंटल है वो थिक मोल्टन रॉक्स से बना हुआ है और यही मोल्टन रॉक्स टेक्टोनिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इन टेक्टोनिक एक्टिविटीज को और पुश तब मिलता है जब अपर मैंटल और क्रस्ट के बीच मौजूद पानी किसी लुब्रिकेंट की तरह इन प्लेट्स को स्मूथली एक दूसरे पर ग्लाइड करने के लिए मदद करता है, जिसकी वजह से एक फ्लूइड प्रेशर क्रिएट होता है। बेसिकली फ्लूइड प्रेशर मतलब मैंटल और क्रस्ट के बीच का पानी उन टेक्टोनिक प्लेट्स पर बाहर आने के लिए एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे अर्थक्वेक्स ट्रिगर हो सकते हैं। प्लस जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होते हैं तब इस रीजन में फ्रिक्शन की वजह से इंटेंस हीट और प्रेशर क्रिएट होता है। अब क्योंकि इस रीजन में हाई प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए मैंटल और क्रस्ट के बीच का पानी लो प्रेशर की तरफ फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से हमें ओशंस में कई सारे लीक्स देखने को मिलते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बाय द वे ओशन लीक्स कहते हैं। व्हाट्स मोर, फ्रिक्शन की वजह से ऑलरेडी यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है एंड हेंस होल से लीक हुआ पानी ओशन वाटर के कंपैरिजन में गर्म होता है। और रही बात डिफरेंट कंपोनेंट्स की, तो मैंटल और क्रस्ट के बीच जो पानी के रिजर्वर्स है वो फ्रेश वाटर रिजर्वर्स है और इसीलिए इनका कंपोजिशन सॉल्ट वाटर से अलग होता है। सो होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब बात करते हैं अर्थक्वेक्स की। जैसे कि मैंने बताया, इन दो लेयर्स के बीच मौजूद पानी इन प्लेट्स को स्मूथली ग्लाइड करने में मदद करता है, लेकिन अगर ये पानी ऐसे ही कंटिन्यूअसली बाहर आते रहा तो इस रीजन में जो फ्लूइड प्रेशर है वो रिड्यूस होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ का पानी ही खत्म हो जाएगा और जिस वक्त ये पानी खत्म होगा ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से लॉक हो जाएंगे। अब क्योंकि यहां पर कोई लुब्रिकेंट नहीं है और इसीलिए फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा एंड दिस रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक ऑफ 9.0 मैग्नीट्यूड। और साइंटिस्टों के अनुसार इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे प्रेजेंट पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है और इनके कैलकुलेशंस के अनुसार अगर ये ऐसे ही तेजी से कम होती रही तो बहुत ही जल्द 2050 में अर्थक्वेक आने के चांसेस 37% है एंड इफ नॉट देन तो 2100 में तो इसके आने के चांसेस 90% है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 22nd सेंचुरी में इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होने वाला है एंड इट विल बी वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल जिसे अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ नापने के लिए बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग एक 8 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक ही इतना पावरफुल होता है कि उससे एटलीस्ट 1000 हिरोशिमा बॉम्ब एक साथ फटने जितनी तबाही मचती है। सो जस्ट इमेजिन अगर एक 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो उससे कितनी बड़ी तबाही होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल इन ऑल मैं ये पूरे मैकेनिज्म को एकदम सिंपल भाषा में आपके लिए एक बार आपके नॉलेज के लिए पैराफ्रेज करता हूं। सो ऑल इन ऑल ओशियनिक प्लेट क्रस्ट और मैंटल में मौजूद पानी की मदद से कॉन्टिनेंटल प्लेट में स्मूथली धंसने लगती है, जिससे दो प्रेशर जनरेट होता है, एक फ्लूइड प्रेशर और दूसरा फ्रिक्शन। फिर जैसे ही फ्लूइड प्रेशर रिड्यूस होता है यानी कि पानी बाहर आता है, वो ओशन में लीक्स दिखाने लगते हैं और फिर ये लीक्स आगे चलकर अर्थक्वेक्स को जन्म देते हैं। मतलब यहां पर ओशन में कुछ हलचल हो रही है जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। बट
ऑन दी अदर हैंड रिसेंटली टर्की में आए 2 बड़े अर्थक्वेक्स मेडिटेरेनियन सी और सुनामी पैदा करने वाले हैं, ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है, जो उसके आजू बाजू के 140 शहरों को अपने चपेट में ले लेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, जय हिंद।